वर्ष 1818, दिनांक 21 मार्च। 21 मार्च सन 1818 ईस्वी को बीकानेर राज्य की ओर से अंग्रेजों के साथ में, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि क्यों की गई थी? बीकानेर के शासक सूरत सिंह के समक्ष वो क्या कारण थे जिसकी वजह से उन्होंने अंग्रेजों के साथ में संधि की? क्या बीकानेर राज्य के आंतरिक विद्रोह इसका कारण थे? क्या बीकानेर और जोधपुर के मध्य जो बार बार संघर्ष हो रहा था, क्या वो इसका कारण था? क्या जॉर्ज थॉमस के द्वारा भी बीकानेर पर जो आक्रमण किया गया था, क्या वो भी इसका कारण था? एक तो हम इस विषय पर बात करेंगे और इसके अतिरिक्त इस विषय पर भी बात करेंगे कि बीकानेर और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य सन 1818 ईस्वी में जो संधि हुई थी, उस संधि की क्या महत्वपूर्ण शर्तें थी। इसके अलावा हम इस विषय पर भी बात करेंगे कि भटनेर के दुर्ग को हनुमानगढ़ क्यों कहा जाता है। इन सारी बातों पर बीकानेर रियासत के इतिहास की सीरीज के इस पार्ट में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। मैं रमन भारद्वाज और आप देख रहे हैं बीकानेर रियासत के इतिहास की सीरीज का पार्ट 13। तो आइए शुरू करते हैं। सूरत सिंह, जो कि सन 1787 ईस्वी में बीकानेर के शासक बने और इनका शासनकाल रहा 1787 से 1828 ईस्वी तक का। इन्हीं के शासनकाल के दौरान वर्ष 1818 ईस्वी में बीकानेर राज्य में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना हुई और वो घटना थी बीकानेर राज्य की ओर से अंग्रेजों के साथ में संधि करना, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि करना। और न केवल इस वर्ष में सन 1818 ईस्वी में बीकानेर राज्य की ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि की, बल्कि राजपूताना की लगभग सभी रियासतों की ओर से वर्ष 1818 तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधियां कर ली गई थी। तो आखिर बीकानेर राज्य के वो क्या आंतरिक और बाहरी कारण थे जिसकी वजह से सूरत सिंह को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि करनी पड़ी? उस संधि की क्या क्या शर्तें थी? बात है मार्च सन 1818 ईस्वी की। 9 मार्च सन 1818 ईस्वी को बीकानेर राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य एक समझौता पत्र तैयार हुआ। इससे पहले 9 मार्च 1818 ईस्वी से पहले बीकानेर के शासक सूरत सिंह के द्वारा अपने एक मंत्री काशीनाथ ओझा को अंग्रेज अधिकारियों के पास में भेजा गया, यह प्रस्ताव लेकर कि बीकानेर राज्य जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि करके अपनी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा का दायित्व अंग्रेजों के हाथों में सौंपना चाहता है। और इसी उद्देश्य से बीकानेर राज्य की ओर से काशीनाथ ओझा अंग्रेज अधिकारियों के पास में गए। वो चार्ल्स मेटकॉफ से मिले और दोनों के मध्य उसी समझौते को आकार देने के लिए 9 मार्च सन 1818 ईस्वी को एक समझौता पत्र तैयार हुआ और उस समझौते पत्र की 11 शर्तें थी और उन्हीं 11 शर्तों को मानते हुए 21 मार्च सन 1818 ईस्वी को बीकानेर राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य यह संधि हो गई। उसकी जो प्रमुख शर्तें थी वो ये थी कि बीकानेर राज्य जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात अंग्रेजों के प्रति अधीनतापूर्ण व्यवहार रखेंगे, यानी कि एक अधीन सहयोगी की भांति व्यवहार करेंगे। इसके अलावा मैं प्रमुख शर्तें बता रहा हूं आपको, पूरी 11 शर्तें नहीं बताऊंगा, लेकिन जो मुख्य शर्तें थी उन शर्तों पर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। इसके अलावा यह शर्त भी थी कि बीकानेर राज्य अन्य किसी राज्य या राजा के साथ में कोई व्यवहार नहीं रखेंगे। इसके अलावा यदि कोई विवाद का विषय होगा तो वो विवाद का विषय अंग्रेजों की मध्यस्थता से ही सुलझाया जाएगा। इसके अलावा राज्य में यदि कोई आंतरिक विद्रोह होता है या किसी दूसरे राज्य पर भी सैनिक चढ़ाई होगी तो उसके लिए यदि अंग्रेजों की सहायता बीकानेर को चाहिए तो बीकानेर राज्य अंग्रेजी सेना का खर्च उठाएगा। और अगर बीकानेर राज्य अंग्रेजी सेना का खर्च नहीं उठा सकता, अंग्रेजी सेना का अगर खर्च नहीं दे सकता, तो इसके बदले बीकानेर राज्य की कोई भी उतने मूल्य की जो भूमि होगी वो अंग्रेजों को देनी पड़ेगी और बाद में बीकानेर राज्य उतना मूल्य चुकाकर, उतना पैसा देकर वापस से उस भूमि को प्राप्त कर सकता है। लेकिन जब अंग्रेजों को कभी भी सैनिक सहायता की आवश्यकता होगी तो बीकानेर राज्य हमेशा सैनिक सहायता देने के लिए तत्पर रहेगा और तैयार रहेगा। अर्थात यदि बीकानेर को अंग्रेजों की सैनिक सहायता की आवश्यकता है तो बीकानेर राज्य अंग्रेजी सेना का खर्चा भी उठाएगा और यदि खर्चा नहीं उठा सकता तो उतने ही मूल्य की भूमि अंग्रेजों को दे देगा। लेकिन यदि अंग्रेजों को सैनिक सहायता की आवश्यकता है
तो अंग्रेज सीधे उनसे यानी कि बीकानेर या राजपूताना की अन्य रियासतों से सैनिक सहायता ले सकते हैं। इसके बदले इस संधि की शर्तों में अंग्रेजों के द्वारा बीकानेर के राज्य को उस सैनिक सहायता के बदले किसी भी राशि या मूल्य को चुकाने की कोई शर्त नहीं लिखी हुई थी। और यह शर्त, इन शर्तों के तहत 21 मार्च सन 1818 ईस्वी को बीकानेर राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में संधि हो गई। अब हम एक बार बात कर लेते हैं कि आखिर वो क्या कारण थे जिसकी वजह से बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि करने में ज्यादा उचित समझा, ज्यादा ठीक समझा। तो देखिए, सूरत सिंह के शासनकाल के दौरान उनको बहुत से संघर्ष करने पड़ रहे थे। एक तो बार बार उनको जोधपुर की सेना के साथ में सैनिक संघर्ष करने पड़ रहे थे। इसके अतिरिक्त उनके स्वयं के राज्य में, सूरत सिंह के राज्य में, बीकानेर राज्य में बार बार विद्रोह हो रहे थे, उन विद्रोहों को दबाना पड़ रहा था। इसके अलावा एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था जॉर्ज थॉमस, उसके साथ भी 2 युद्ध बीकानेर राज्य की ओर से लड़े गए थे। तो कहने का अर्थ, बार बार संघर्षों में उलझे रहने के कारण, बार बार युद्ध करने के कारण बीकानेर राज्य की एक तो शांति समाप्त हो रही थी, शांति व्यवस्था समाप्त हो रही थी, और इसके अतिरिक्त बीकानेर को आर्थिक नुकसान भी हो रहा था। यानी कि बीकानेर को उसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था जिस प्रकार की समस्याओं का सामना राजपूताना की अन्य रियासतों को भी करना पड़ रहा था। राजपूताना की अन्य रियासतों में मराठा हस्तक्षेप भी बढ़ रहा था, जिसकी वजह से बीकानेर के अतिरिक्त और भी जो राजपूताना की रियासतें थी उनके द्वारा वर्ष 1818 ईस्वी तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधियां कर ली गई थी। अब हम एक बार बात कर लेते हैं कि बीकानेर के शासक सूरत सिंह और जॉर्ज थॉमस के मध्य जो 2 बार युद्ध हुए थे, जिसकी वजह से भी बीकानेर राज्य को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था, वो क्या कारण था। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ये जॉर्ज थॉमस आखिर था कौन। इस जॉर्ज थॉमस का नाम कई बार हमारे सामने आता रहता है। देखिए, जॉर्ज थॉमस जो है ये आयरलैंड का निवासी था। सन 1756 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था और ये भारत में एक अंग्रेजी जहाज से भारत में आया था और मद्रास में सबसे पहले ये भारत की भूमि पर उतरा था। जॉर्ज थॉमस ही वो व्यक्ति है जिसके द्वारा राजस्थान के इस भूभाग के लिए सबसे पहले, सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का यूज लिया गया था। सन 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजपूताना के, राजस्थान के इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का यूज लिया गया था। और राजपूताना क्यों कहा गया था? क्योंकि इस भूभाग पर राजपूत जाति का अधिकार हुआ करता था, उनका प्रभाव हुआ करता था, इसीलिए राजपूताना शब्द उपयोग में लिया गया। जॉर्ज थॉमस के द्वारा यह जो शब्द उपयोग में लिया गया राजपूताना, इसकी जानकारी हमको एक पुस्तक से मिलती है और वो पुस्तक है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, जो कि सन 1805 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और यह पुस्तक जॉर्ज थॉमस के मित्र विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा लिखी गई थी। जॉर्ज थॉमस ने उत्तर भारत में अपना काफी प्रभाव बढ़ाया और अपना ठीक ठाक राज्य विस्तार भी कर लिया था। जॉर्ज थॉमस के द्वारा हासी, सिरसा, हिसार इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया गया था। ये क्षेत्र वर्तमान में हरियाणा राज्य में आते हैं। और ध्यान रखना, जॉर्ज थॉमस का जो उपनाम था वो था जहाज फिरंगी, यानी जॉर्ज थॉमस को जहाज फिरंगी भी कहा जाता था। खैर, अब हम उस विषय की ओर चलते हैं कि जॉर्ज थॉमस के द्वारा 2 बार बीकानेर रियासत पर आक्रमण क्यों किया गया था। और इसका जो कारण छुपा हुआ है वो कारण है जयपुर रियासत में। तो बात है सन 1799 ईस्वी की और इस समय जयपुर के जो शासक थे वो थे सवाई प्रताप सिंह। और इसी समय मराठों के द्वारा बकाया चौथ की वसूली के लिए, यानी बकाया पैसे की वसूली के लिए जयपुर रियासत पर आक्रमण किया था। और मराठों ने वामन राव के नेतृत्व में जयपुर रियासत पर आक्रमण किया और वामन राव ने इस सैन्य अभियान में जॉर्ज थॉमस को भी पैसे का लालच देकर अपने साथ में मिला लिया था। अब जब यह आक्रमण हुआ तो जयपुर रियासत ने मराठों के साथ में तो वापस से संधि कर ली और जॉर्ज थॉमस पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। हालांकि पहले वार में जयपुर की जो सेना है वो जॉर्ज थॉमस की सेना से पराजित हो गई थी, लेकिन बीकानेर रियासत के शासक सूरत सिंह के द्वारा 5000 की सेना, यानी 5000 सैनिकों की एक सेना जयपुर रियासत की सहायता के लिए भेज दी गई थी। और उसकी सहायता से सवाई प्रताप सिंह ने, जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह ने जॉर्ज थॉमस को पराजित कर दिया। और न केवल पराजित किया बल्कि जॉर्ज थॉमस को इस युद्ध में काफी नुकसान भी उठाना पड़ा था।
तो इसीलिए जॉर्ज थॉमस बीकानेर राज्य से नाराज था और जॉर्ज थॉमस ने बीकानेर पर आक्रमण कर दिया। अब जब पहली बार बीकानेर पर आक्रमण किया तो इसमें सूरत सिंह की पराजय हुई और सूरत सिंह के द्वारा जॉर्ज थॉमस के साथ में संधि कर ली गई और उस संधि के तहत 2 लाख की रकम देना तय हुआ। इसमें से कुछ राशि तो नगद दे दी गई और बाकी राशि के लिए सूरत सिंह ने व्यापारियों के नाम, जयपुर के जो व्यापारी थे उनके नाम हुंडी लिखकर दे दी। यानी जॉर्ज थॉमस से यह कहा कि जयपुर के जो व्यापारी हैं बाकी रकम आपको उनसे वसूल हो जाएगी। ठीक है साहब। लेकिन जब जॉर्ज थॉमस को वो हुंडी की रकम वसूल नहीं हुई तो जॉर्ज थॉमस फिर से बीकानेर के शासक सूरत सिंह से नाराज हुआ और दूसरी बार बीकानेर पर फिर से अटैक कर दिया गया। अब जब दूसरी बार बीकानेर पर अटैक किया गया तो इस समय जॉर्ज थॉमस को भाटियों का भी साथ मिल गया। जैसलमेर के जो भाटी थे, भाटी बीकानेर के शासक सूरत सिंह से काफी परेशान थे, इसीलिए भाटियों ने 40,000 रुपए की रकम दी जॉर्ज थॉमस को और यह कहा कि आप हमारी सहायता करो। तो इसके बदले जॉर्ज थॉमस ने भाटियों की सहायता की और उसको स्वयं भी बीकानेर के शासक सूरत सिंह से बदला लेना ही था, तो दोबारा बीकानेर पर अटैक कर दिया। लेकिन इस बार सूरत सिंह को पटियाला से सिख रेजिमेंट की सहायता मिल गई और इसकी वजह से जॉर्ज थॉमस को वहां से भागना पड़ा, भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। लेकिन खैर बात यह है कि बार बार बीकानेर पर अटैक किया जा रहा है। बीकानेर के जोधपुर के साथ में संघर्ष भी चल रहे हैं, फिर संधियां हो जाती हैं, फिर संघर्ष चल रहे हैं। इसके अलावा बीकानेर राज्य में बार बार आंतरिक विद्रोह उठ रहे हैं। बीकानेर के जो सरदार हैं वो बार बार विद्रोह कर रहे हैं। एक जगह से विद्रोह दबाया जाता है तो दूसरा सरदार विद्रोह कर देता है। यानी कि इन सारी घटनाओं की वजह से एक तो बीकानेर को आर्थिक नुकसान हो रहा है और दूसरा बीकानेर राज्य में आंतरिक शांति व्यवस्था भी स्थापित नहीं हो पा रही है। और इन्हीं कारणों से परेशान होकर सूरत सिंह के द्वारा मार्च सन 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि कर ली और बीकानेर राज्य की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा का दायित्व अंग्रेजों के हाथों में सौंप दिया गया था। इसके अतिरिक्त कुछ और बातें आप सूरत सिंह के शासनकाल से संबंधित ध्यान रख सकते हैं। जैसे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक किला है भटनेर का किला, भटनेर जो कि हनुमानगढ़ जिले में आता है। सन 1805 ईस्वी में सूरत सिंह के द्वारा इस किले को जीत लिया गया था। हालांकि पहले भी इस पर सूरत सिंह का अधिकार था, लेकिन बाद में भाटियों का इस पर अधिकार हो गया था। लेकिन सन 1805 ईस्वी में सूरत सिंह ने अपने एक सेनापति अमरचंद सुराणा को भटनेर पर आक्रमण करने के लिए भेजा था और 1805 ईस्वी में अमरचंद सुराणा की सहायता से मंगलवार के दिन जब इस किले को जीत लिया गया तो इसी के कारण इसका नाम बदलकर हनुमानगढ़ रख दिया गया। हनुमानगढ़ क्यों रखा? क्योंकि मंगलवार जो है वो हनुमान जी का वार होता है और मंगलवार के दिन ही 1805 में इसको जीता गया था। इसी वजह से इसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया गया था। इसके अलावा आप यह भी ध्यान रख सकते हैं कि सूरत सिंह के द्वारा ही सूरतगढ़ में, सूरतगढ़ जो कि वर्तमान में श्रीगंगानगर में आता है, सूरतगढ़ में एक किले का निर्माण करवाया था जिसको सूरतगढ़ का दुर्ग या सूरतगढ़ फोर्ट ही कहा जाता है। और यह जो किला है, यह जो फोर्ट है, यह ईंटों से बनाया गया था। तो हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाए कि पूर्ण रूप से ईंटों से बनाया हुआ किला श्रीगंगानगर जिले का कौन सा है, तो सूरतगढ़ का यह किला है जो सूरत सिंह के द्वारा बनाया गया था। खैर, अब सूरत सिंह के शासनकाल से संबंधित इसके अतिरिक्त और कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है जिसके संबंध में चर्चा की जाए। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे छोटे मोटे संघर्ष तो हैं जो चूरू के सरदारों से हो रहे हैं, भाटियों से हो रहे हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जिसके संबंध में यहां पर चर्चा की जाए। अब सूरत सिंह के शासनकाल के पश्चात आगे क्या हुआ, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे बीकानेर रियासत के इतिहास के सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद, थैंक यू।